हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ओरल कैविटी की बात करी थी। ओरल कैविटी में हमने टंग के बारे में पढ़ा था, सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, पैलेट के बारे में पढ़ा था और ह्यूमन डेंटिशन, डेंटल फार्मूला, ये सब पढ़ा था। आगे प्रोसीड करते हुए अभी हम पूरा एलिमेंट्री कैनाल का एक एक ऑर्गन जैसे पढ़ ही रहे हैं, तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बिफोर डूइंग दैट वी शुड नो व्हाट द जीआई ट्रैक्ट इज कंपोज्ड ऑफ। जीआई ट्रैक्ट जो है वह कैसे बना है, तो हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं विद द हिस्टोलॉजी ऑफ जीआई ट्रैक्ट। हिस्टोलॉजी, द वर्ड हिस्टोलॉजी मीन्स histo is for tissue. So we would be studying this GI tract at tissue level. So study of tissues is कॉल्ड हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज। सो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो बेसिकली जो ऐसे, अगर आप देखोगे एलिमेंट्री कैनाल को, अगर ये ऐसे एलिमेंट्री कैनाल है तो मानो मैंने बीच में से यहाँ से ऐसे कट मार दिया और ऊपर से मैं देख रहा हूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगी, राइट। अब ये जो बीच में खाली जगह है इसको हम बोल देते हैं ल्यूमन। ओके, वो ये बाकी सारी उसकी लेयर्स हैं, या क्या है, इतनी मोटी हमारी जो थिकनेस है उस एलिमेंट्री कैनाल की। तो ये जो आपको ऐसे एक सिंगल लेयर, ऐसे तो जैसे आप एलिमेंट्री कैनाल काटेंगे तो दिखेगा भी ऐसे ही, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी। कैसे? तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये जो है ये 4 लेयर से बनी हुई है। 4 लेयर्स हैं, जो बीच में ये खाली जगह है ल्यूमन, जिसमें खाना खाना जिसमें होता है। बेसिकली ल्यूमन इज एम्प्टी स्पेस। ओके, तो स्पेस बिटवीन द दैट ट्यूब। सो दिस इज ल्यूमन। ल्यूमन के बाद जो पहली लेयर आती है, दिस लेयर इज नोन एज म्यूकोसा। हियर इट इज रिटन एज म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद जो म्यूकोसा के अंदर की तरफ है तो उसे हमने नाम दे दिया सब म्यूकोसा, इनसाइड द म्यूकोसा। एंड सब म्यूकोसा के बाद एक मसल की लेयर आती है जो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कंप्लीट जो लेयर है ये मस्कुलरिस है। मस्कुलरिस भी आगे डिस्टिंग्विश करें तो 2 तरह की मसल की लेयर होती है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल। और जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, वेरी थिन कवरिंग, जो जिसे हम सिरोसा कहते हैं, सीरस मेम्ब्रेन है एक। ओके, सो इसके बारे में ये एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया है अपने जीआई ट्रैक का। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हम बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ जीआई ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। सबसे अंदर होता है ये ल्यूमन, राइट, दिस इज ल्यूमन। ल्यूमन के बाद जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकस सीक्रेट करने के लिए क्या चाहिए? कुछ सेल्स चाहिए, जैसे गॉबलेट सेल्स, राइट। तो इस तरह के एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं, या म्यूकस सेल्स कह लो, गॉबलेट सेल कह लो, जो कि इस जो इस म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं। तो म्यूकोसा की बात करें तो म्यूकोसा, इफ वी टॉक अबाउट म्यूकोसा, म्यूकोसा भी 3 लेयर से बना हुआ है। सबसे पहली लेयर की बात करते हैं। सबसे जो पहली लेयर है वो है समथिंग लाइक दिस, सेल्स की बनी हुई। इस लेयर को हम बोल देते हैं एपिथेलियल, म्यूकोजल एपिथेलियल या एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर बेसिकली अलग अलग सेल से बनी होती है। जैसे हम बात करें फेरिंग्स की, इसोफेगस की, इन सब में जो है ये बनी होती है सिंपल स्ट्रैटिफाइड स्टेमस एपिथेलियम की। लेकिन जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, जहाँ अब्जॉर्प्शन की जरूरत है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे ये कॉलमनार सेल्स होते हैं। उन्हीं एपिथेलियल सेल्स के बीच में, यही जो एपिथेलियल सेल्स हैं, इन्हीं के बीच में कहीं कहीं लाई करते हैं हमारे गॉबलेट सेल्स, अब्जॉर्प्टिव सेल्स। ये सारे सेल्स यहाँ कहीं कहीं बीच बीच में होंगे। गॉबलेट सेल्स कह लो, या आई वुड लाइक द एक्सोक्राइन सेल्स। एक्सोक्राइन सेल्स secreting
mucus. Okay, this is the first layer which we call epithelium or epithelial layer. Now इसके बाद कौन सी लेयर आती है? एपिथेलियल के बाद एक लेयर आती है कनेक्टिव टिश्यू की, इस तरह से। इसमें कनेक्टिव टिश्यू बड़ा पड़ा है। कनेक्टिव टिश्यू, जब टिश्यू चैप्टर करेंगे तो उसमें ये सब पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। और एपिथेलियल ये क्या होता है, टिश्यू के टाइप्स कौन से हैं, ये सब उसी में है। तो ये जो हमारा लेयर है इसको हम बोल देते हैं लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया क्या है? बेसिकली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। इसमें ब्लड वेसल्स होंगी, प्लस कुछ लिम्फ वेसल्स होंगी, राइट। और इसमें क्या होगा, इसमें जो है लिम्फोइडल टिश्यू के नोड्यूल्स भी देखेंगे। लिम्फोइडल टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू के नोड्यूल्स, नोड्यूल्स ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। What do these nodules do? लिम्फेटिक टिश्यू का काम होता है डिफेंस में। तो इसमें जो है हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ सेल्स होते हैं नोड्यूल्स में, जो कि हमें हमारी बॉडी को प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन और डिजीजेस। तो डिजीजेस से बचाने का काम कौन करते हैं? ये जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं नोड्यूल्स में, वो तो कहीं कहीं पे, जैसे यहाँ पे वो नोड्यूल है, यहाँ पे वो नोड्यूल है, यहाँ पे वो नोड्यूल है। ओके, प्लस सम ग्लैंड्स भी होंगे। तो ये सब लैमिना प्रोप्रिया में होता है। तो बेसिकली अभी तक पढ़ा कि म्यूकोसा है वो इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। सबसे पहले एपिथेलियल की लेयर, जिसमें कि एक सेल्स की लेयर होगी, एक नहीं मतलब स्ट्रैटिफाइड भी हो सकता है। तो जैसे स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम वो होगा, या लो कॉलमनार एपिथेलियम होगा। और उसके बीच बीच में कहीं कहीं हमें एक्सोक्राइन सेल्स दिख जाएंगे जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। उसके बाद जो सेकंड लेयर आई वो हमने बात करी लैमिना प्रोप्रिया की। लैमिना प्रोप्रिया बेसिकली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की एक पतली सी लेयर होती है, जिसमें कि ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं लिम्फेटिक टिश्यू के, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं। इसका फंक्शन जो है बेसिकली ये जो है ब्लड क्या बोलते हैं, डिफेंस में मदद करता है, जो कि इसमें लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं वो बॉडी को डिजीजेस से बचाता है। ब्लड वेसल्स हैं तो कुछ न्यूट्रिशंस वगैरह का ट्रांसपोर्ट करना, ये सब भी इसी में इसके फंक्शंस में आता है। और एक नोड्यूल जो है, इस नोड्यूल, इन नोड्यूल्स को हम बोलते हैं माल्ट। ये जो नोड्यूल्स हैं लिम्फोटिक टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू का, इनको हम बोल देते हैं माल्ट। माल्ट माने म्यूकोसा, क्योंकि ये म्यूकोसा में है तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन। ओके, सो उसके बाद सबसे जब हमने लैमिना प्रोप्रिया, थर्ड लेयर कौन सी होती है? तो थर्ड लेयर जो है ऐसे ही मसल की एक लेयर होती है, स्मूथ मसल की लेयर, जो कि स्मूथ मतलब हाँ, जो हमारे विल के इनवॉल्यूंटरी मसल, इसको हम बोल देते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसाe। What do this musculary mucosa do? It it throws this lamina propria, this mucosa into folds। ये जो म्यूकोसा की लेयर है ये ऐसे ही बिल्कुल सिंपल नहीं होती है, इसमें ऐसे, जैसे ये ल्यूमन है तो ये ऐसे 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 फोल्ड्स होता है। तो ये जो फोल्ड्स बने होते हैं ये किन की वजह से बने होते हैं? जैसे रूगे होता है स्टमक में, तो उनको बनाने में यही मस्कुलरिस म्यूकोसा का हाथ होता है। या फिर जो विलाए बनते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये जो है मस्कुलरिस म्यूकोसा की वजह से ही बनते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द म्यूकोसा। म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप फर्स्ट द innermost layer of epithelium, mucosa epithelium, और second is lamina propria. Third one is muscularis mucosae. Okay,
सो दिस वाज अबाउट म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद जो नेक्स्ट लेयर आ रही है वो कौन सी थी? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा वो कुछ ना कुछ 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 जो है लैमिना प्रोप्रिया की तरह है। सब म्यूकोसा जैसे लैमिना प्रोप्रिया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना है, इसमें भी क्या होता है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, कुछ ग्लैंड्स होंगे, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक लिम्फ वेसल्स होती हैं, और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नर्व प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? नर्व प्लेक्सस। इस तरह से कोई लेयर हो जाए, लेट मी ड्रॉ इट। तो इफ यू आर एबल टू सी दिस, तो इस तरह से लेयर हो जी। ओके, इसके बीच में ये जो कनेक्टिव टिश्यू आपको ये जो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। और इसके अंदर क्या क्या बोला? ब्लड वेसल्स होंगी, राइट। रेड से ब्लड वेसल्स कहीं कहीं दिखा देते हैं ऐसे, ब्लड वेसल्स होंगी, कुछ ग्लैंड्स होंगे, राइट। ऐसे ऐसे कुछ, लेट मी ड्रॉ इट हियर। ऐसे कुछ ग्लैंड्स होंगे जिनकी ओपनिंग जो है वो इस ल्यूमन में होगी, जीआई ट्रैक के ल्यूमन में। तो इस तरह से ग्लैंड्स होंगे जिनकी ओपनिंग यहाँ होगी। ओके, सो these are also what? These are also glands. Okay, so this is the mucosa, some mucosa layer. इसमें नर्व प्लेक्सस होती है। नर्व प्लेक्सस, प्लेक्सस जो है नर्वस सिस्टम में भी पढ़ेंगे। प्लेक्सस इंटरकनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होता है, एक ऐसी रीजन होता है यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे न्यूरॉन्स मिल रहे हैं और वहीं से बहुत सारे न्यूरॉन्स निकल भी रहे हैं, इस तरह के नेटवर्क को। तो ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है प्लेक्सस में कि कौन सा न्यूरॉन किस न्यूरॉन से आ रहा है। बेसिकली न्यूरॉन कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ये सेल बॉडी होती है, नीचे आ जाता है एक्सॉन से, तो ये टर्मिनल एक्सॉन टर्मिनल। तो देन ये जो आगे किसी न्यूरॉन से साइनेप्स बनाते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है? न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे साइनेप्सेस बना के फिर आगे जो है एक्सटेंड करते हैं। तो ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हाउ कौन सा न्यूरॉन किस न्यूरॉन से साइनेप्स बना रहा है। तो इस तरह के जो इंटरकनेक्शन होता है उसको प्लेक्सस बोलते हैं। तो ऐसे नर्वस सिस्टम जो है हमारा, जो जीआई ट्रैक्ट है इसका अपना ही नर्वस सिस्टम होता है। इन प्लेक्सस को ही जो है हम नर्वस सिस्टम या एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। लेट मी राइट इट। तो हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है इसका अपना एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है। एंट्रिक मीन्स, एंट्रिक वर्ड wherever you see the word enteric it is related to the gut, it is related to the gut। तो एंट्रिक नर्वस सिस्टम हमारे स्टमक का या हमारे गट का, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का खुद का अपना एक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें कि 2 प्लेक्सस आते हैं। एक होता है सब म्यूकोजल प्लेक्सस, जो कि जिसकी बात हम कर रहे हैं कि यहाँ कहीं पे एक प्लेक्सस होगा, यहाँ से बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वो इन सेल्स को, जो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, एंडोक्राइन सेल्स हैं, एक्सोक्राइन सेल्स हैं, उनको भी रेगुलेट करते हैं कि किस टाइम पे जो है ज़्यादा सीक्रेट करना है, कब कम सीक्रेट करना है। क्योंकि जब खाना आएगा तो सीक्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। खाने के सेंस, जब खाना देखें या खाने को टेस्ट करें तो क्या मुंह में पानी आने लग पड़ता है। तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है कि हमारा सेलिवेशन बढ़ जाता है, वैसे ही म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ जाता है। तो ये सब कंट्रोल करता है दिस एंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो ये न्यूरॉन्स के नेटवर्क होते हैं, यहाँ पे प्लेक्सस होते हैं ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे ड्रा, आई एम ड्राइंग द रफ डायग्राम, ओके, सो डोंट कंसीडर इट लाइक अ good diagram, it is just to tell you how is this arranged. So this plexus is known as submucosal plexus, या इसको हम ऑरबैक प्लेक्सस भी बोलते हैं। समझ में आया?
Okay, so this was about the submucosa. Submucosa, third layer of the GI tract is muscularis. Muscularis, as the name indicates, uh, it is a muscular layer, but it is again of two types. Two types of muscles are there. मसल दो तरह की इसमें है, एक है सर्कुलर एंड अनदर इज लॉन्जिट्यूडिनल. सर्कुलर मसल और लॉन्जिट्यूडिनल मसल. देखो सर्कुलर मसल क्या होता है, हमारे ये जो है इनर लेयर होती है, मतलब इसके साथ जो पहली लेयर होगी वो सर्कुलर मसल होगी. सर्कुलर मसल देखेंगे तो इस तरह से सर्कल कर रही होगी, राइट. ऐसे जो है सर्कुलर मसल्स की लेयर होगी, इसको हम बोल देंगे सर्कुलर मसल लेयर. और लॉन्जिट्यूडिनल मसल मतलब जो पिलर की तरह स्टैंड करी, ऐसे वाले मसल के फाइबर्स, इनको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल मसल. तो जब हम इनको यहाँ से ऐसे काटेंगे, ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, ऊपर से ऐसे ऐसे दिखेंगे, राइट. इज इट क्लियर. तो ये इसको हम बोल देते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मसल लेयर. और ये दोनों क्या बना रहे हैं, मस्कुलैरिस. इसको मस्कुलैरिस एक्सटर्ना भी बोलते हैं. क्यों एक्सटर्ना बोलते हैं, क्योंकि एक मस्कुलैरिस यहाँ भी है ना मिकोसा की, तो इसको बोलते हैं मस्कुलैरिस मिकोसा है, इसको सिंपल मस्कुलैरिस एक्सटर्ना. हालांकि जो एनसीईआरटी है उसमें मस्कुलैरिस मिकोसा, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया गया. वहाँ म्यूकोसा को एज अ सिंगल लेयर ही कंसीडर किया गया है, उसमें सब लेयर्स जो हैं वो नहीं बताई गई हैं. लेकिन फॉर योर नॉलेज एंड जो अपना फिजियोलॉजी है, इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव में, इंक्लूडिंग द नीट. तो इसलिए जो है फिजियोलॉजी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए हमसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो. सो दैट्स वाई. और एकेडमिक लेवल पे भी जो है ये इसको 12th में इतना, 11th में इतना पढ़ा दिया जाता है, इतना डिटेल में पढ़ा दिया जाता है. तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना इसको बोलते हैं, जो कि इनर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स, ये सर्कुलर मसल्स हैं, और आउटर लेयर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हैं. अब भाई किस टाइप की मसल है, सर्कुलर लॉन्जिट्यूडिनल तो पता चल गया, वॉल्यूंटरी है या इनवॉल्यूंटरी है, स्मूथ मसल है या स्केलेटल मसल है, तो इट डिपेंड्स. जैसे हमारे स्टमक में होगी, इंटेस्टाइन में होगी, तो ये जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट. तो वो तो स्मूथ ही होगी. लेकिन हमारे जो शुरू का पार्ट है, जैसे फेरिंक्स है, और शुरू का 1/3 ऑफ द इसोफेगस एंड other 1/3 of other half of the other 1/3 of the esophagus. So esophagus का इनिशियल पार्ट जो है बेसिकली वो भी जो है स्केलेटल मसल से बना होता है. उसका जो मस्कुलरिस है वो स्केलेटल मसल का कंपोज होता है. नीचे वाले जितने भी ऑर्गन हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सब में स्मूथ मसल का मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है. Okay, so third layer is also complete. Now we will move towards the fourth layer. What is fourth layer? It's serosa. Okay, so serosa is like a serous membrane. What is serous membrane? Serous membrane is which is secreting a water-like fluid. Okay, वाटर की तरह एक फ्लूइड को सीक्रेट करती रहती है, इस तरह से एक लेयर होती है. कलर इज रॉन्ग. ओके, सॉरी. या इस तरह से एक लेयर होती है. और अगर सिरोसा को भी देखा जाए, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं, इस लेयर को, इसको यहाँ से जूम आउट करूं, तो बाहर की तरफ ऐसे स्केमस एपिथेलियल के सेल्स होते हैं. ओके, और अंदर जो है ऐसे थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू होता है मस्कुलरिस की तरफ. यहाँ पे आ गया हमारा मस्कुलरिस. ये जो है स्केमस एपिथेलियम आ गया, और यहाँ पे आ गया थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू. ये दोनों मिलके बना रहे हैं सिरोसा. तो सिरोसा का काम क्या होता है कि ये सिरोसा जो है ये हेल्प करता है अटैचमेंट टू द सराउंडिंग ऑर्गन्स, और फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि सीरस फ्लूइड जो है वो सीक्रेट करता है तो बिटवीन द पेरिटोनियल कैविटी, तो फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है. सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन इन हिस्टोलॉजी ऑफ जीआई ट्रैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव learned that the alimentary canal is basically made up of 4 layers from inside to outer side. These are the first layer is the lumen, जिसमें कि फूड होगा, जैसे ये खाने का टुकड़ा इस यहाँ पे आएगा.
तो उसके अराउंड जो पहला लेयर है वो है म्यूकोजा, म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा, देन मस्कुलरिस, देन सिरोसा। म्यूकोजा में बात करी हमने कि म्यूकोजा जो है वो 3 लेयर से बना हुआ है। सबसे पहली लेयर जो है वो एपिथेलियम की है, सेकंड लेयर जो है वो लैमिना प्रोप्रिया है, थर्ड लेयर जो है वो मस्कुलरिस म्यूकोजा है। ओके, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोजा। सेकंड बात करी हमने सब म्यूकोजा की, सब म्यूकोजा लैमिना प्रोप्रिया की तरह ही है मोस्टली। इसमें क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू होता है और सब म्यूकोजा में एक प्लेक्सस होता है जिसको हम बोलते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सस या ऑर्बेक्स प्लेक्सस। आगे है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस की बात करें तो मस्कुलरिस में 2 लेयर्स में है। ये जो इनर लेयर है दैट इज सर्कुलर मसल और आउटर लेयर इज द लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर्स। Then is the serosa. Serosa is the serous membrane. It is the outermost covering, a very thin layer. ओके हमने बात की थी, अब मैंने बताया था एंट्रिक नर्वस सिस्टम में 2 तरह के प्लेक्सस है। एक प्लेक्सस बता दिया सब म्यूकोजल प्लेक्सस, एक प्लेक्सस का नाम था मायएंट्रिक प्लेक्सस। ओके, सो myenteric plexus is between the 2 muscle layers of the muscularis externa. Between the circular muscle and the longitudinal muscle of the muscularis externa there is another plexus of neurons which is known as the myenteric plexus. So this if I draw it here, okay, let me tell you how is this like if this is the circular muscle layer, okay, I'm telling you the side way, okay, and this is the longitudinal muscle layer, okay. So इन दोनों के बीच में ऐसे न्यूरॉन्स का नेटवर्क होगा। एक न्यूरॉन्स यहाँ 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 यहाँ, ओके, तो इसको हम बोल देते हैं मायएंटेरिक प्लेक्सस या ऑर्बेक प्लेक्सस। Okay, one mistake that I did, this is not an Orbeck plexus, this is Meissner's plexus. Meissner's plexus, okay. Submucosal plexus is also known as Meissner plexus and myenteric plexus is also known as Orbeck plexus. 2 तरह के plexus हैं that constitute the enteric nervous system. Enteric nervous system is the nervous system of GI tract, its own nervous system. Okay. So this diagram, let's have a look at this diagram कि ये डायग्राम हम समझने का कोशिश करते हैं कि कैसी है। ये जो चीज दिख रही है ये आपको ल्यूमन दिख गया, ओके। ये जो दिख रही हैं these are the glands, ओके। ये जो सबसे पहली लेयर दिखी म्यूकोजा की, दिस लेयर, दिस इज द एपिथेलियल लेयर, ओके। उसके बाद ये जो कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को क्या बोला था? लैमिना प्रोप्रिया, राइट। और लैमिना प्रोप्रिया में क्या क्या देख सकते हो आप? इसमें ये ग्लैंड्स की ट्यूब्स है, ओके, इसी में ये ग्लैंड्स आ जाए। और ये जो हमने बात करी थी लिम्फेटिक टिश्यू के नोड्यूल्स, इसको हमने माल्ट बोला था, राइट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, तो ये वो नोड्यूल्स हैं। उसके बाद ये जो आपको स्मूथ मसल लेयर दिख रही है इसको बोलते हैं मस्कुलरिस, यहाँ लिख देता हूँ मस्कुलरिस म्यूकोजे। और ये तीनों जो हैं ये बना रही हैं म्यूकोजा को, ओके। So this is the mucosa layer. The whole layer is consist of this first layer which is the cells, the epithelial cells, जिसके बीच में कहीं कहीं जो है आपको ग्लैंड्स भी दिख रहे हैं, यही गॉबलेट सेल्स बेसिकली, वहीं ये एक्सोक्राइन सेल्स ही गॉबलेट सेल्स होते हैं। तो ये बीच में जो सेकंड लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू की है, जिसमें यहाँ पे कहीं ब्लड वेसल्स होगी, लिम्फ वेसल्स होगी, और बीच बीच में ये नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं लिम्फेटिक टिश्यू के। और बाहर की लेयर जो है ये स्मूथ मसल की लेयर है जिसको हम बोल देते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा, ओके। देन इज द सेकंड लेयर, इसके आगे एक लेयर है ये वाली, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को बोलते हैं सब म्यूकोसा, ओके। सब म्यूकोसा है, ये आपको ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, ओके, ये ब्लड वाली ब्लू वाली वेन होगी, ओके। तो कहीं कहीं यहाँ पे लिम्फ वेसल्स भी होंगे। और ये जो आपको दिख रही हैं, ये जो इसके ऊपर बहुत सारे ये न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, ये न्यूरॉन्स हैं बेसिकली,
इस प्लेक्सस को बोलते हैं हम सब म्यूकोजल या मिशनर्स प्लेक्सस। ओके, सो दिस इज दैट प्लेक्सस वी वर टॉकिंग ऑफ। उस प्लेक्सस के बाद दो लेयर्स मसल की दिखाई दे रही हैं, ये सर्कुलर मसल और ये जो है ब्लॉक की तरह लॉन्जिट्यूडिनल मसल। ओके, यहाँ पे देखो ये अंदर की कौन सी मसल थी, यहाँ से यहीं जा रही है मसल, ये है सर्कुलर मसल। ओके, और ये है हमारी लॉन्जिट्यूडनल मसल। चलो यहाँ देख लो, ये है सर्कुलर मसल, ये है लॉन्जिट्यूडनल मसल। इन दोनों के बीच में ये जो प्लेक्सस दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं माइएंट्रिक प्लेक्सस, राइट? वी हैड टॉट अबाउट दिस, राइट? So this is the circular muscle, this is the longitudinal muscle, and both are consisting the muscularis externa, right? And the outermost covering, very thin covering, this is the serosa. Okay, और ये जो आपको दिख रहा है ऊपर से, ये सिरोसा में फोल्ड्स होते हैं ताकि इसको हम मिजेंट्री बोल देते हैं। ओके, हाँ मिजेंट्री। तो इसका ये क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, सिरोसा में फोल्ड्स पड़ जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल को अपने अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ अटैचमेंट के लिए। क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पे है, हमारी बॉडी की एब्डोमिनल कैविटी और बाकी बॉडी के अंदर ही तो है। तो ये ऐसे लटकी हुई थोड़ी है, इसको अटैचमेंट भी तो चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए साइड से ताकि वो अपनी फिक्स प्लेस पे रहे। तो ये सब म्यूकोजा में फोल्ड्स पड़ जाते हैं, मेजेंट्री, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, ये सारे फोल्ड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं अटैचमेंट में टू द सराउंडिंग ऑर्गन्स। ओके, तो ये जो देख रहे हो ये फैट है, ये जो फोल्ड्स पड़ जाते हैं मेजेंट्री, तो यहाँ पे फैट का एक्यूमुलेशन होता है। और जो ज़्यादा ओबीस लोग होते हैं, मतलब जैसे जिनको ज़्यादा मोटापा होता है, तो उनमें ये फैट काफ़ी बड़ी चढ़ी होती है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द सिरोसा, दिस वाज अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ओके, और एक बात हम बात कर रहे थे सिरोसा की, सिरोसा को विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज दिस विसरल पेरिटोनियम? यदि हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, राइट, समथिंग लाइक दिस, आई एम ट्राइंग जस्ट टू टेल यू। समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो अंदर से अलग अलग कैविटी होती है इसमें। ओके, जैसे एक कैविटी ये वाली आ गई जिसमें हमारे लंग्स होते हैं, इसको हम प्लूरल या थोरेसिक कैविटी बोल दें, थोरेसिक रीजन में है, राइट? उसके बाद एक और कैविटी होती है जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोल देते हैं, और इसमें नीचे की तरफ एक और कैविटी लाइक दिस को ही बोल देते हैं हम पेल्विक कैविटी। ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यहाँ से आ रहा है, इन सब कैविटी से पास होके आ रहा है। ओके, सो पेरिटोनियम क्या होता है? इसी पेरिटोनियम लेयर्स होती हैं बेसिकली। ओके, लेयर्स होती हैं जो किसी को सराउंड करती हैं या कवर करती हैं। दो तरह का पेरिटोनियम होता है, एक होता है पैराइटल, एक होता है विसरल। पैराइटल क्या करता है? पैराइटल की बात करें, पैराइटल पेरिटोनियम, ये जो आपको कैविटी दिख रही है इसको लाइन करता है, ऐसे ऐसे कैविटी के बाहर एक लाइनिंग बना लेता है। ओके, इसको हम बोल देते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। अब इस जो ये हम पढ़ रहे हैं ऑर्गन, तो सॉरी ये कैविटी है, कैविटी के अंदर कोई ना कोई ऑर्गन तो होगा ही, राइट? कैविटी क्यों बनाई गई? ताकि इन ऑर्गन्स को कम से कम बाहर से शॉक कम से कम लगे, और इनमें फ्लूइड भरा होता है, सीरस फ्लूइड या अब्डोमिनल फ्लूइड कह लो, जो भी कैविटी है इनमें फ्लूइड भरा होता है ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो, बाहर हम गिरे तो ऑर्गन ऐसे डायरेक्ट वो ना हो जाए, कोलैप्स ना कर जाए ऑर्गन। तो जैसे यहाँ पे मान लो स्टमक है, ओके, तो यहाँ कहीं लीवर होगा, राइट? तो अब ये जो ऑर्गन है इनके अराउंड भी एक लेयर होती है। ओके, जैसे यहाँ पे बना दूं,
इफ इट इज विजिबल। ओके, इस लेयर को हम बोल देते हैं विसरल पेरिटोनियम। तो अब ध्यान से देखो, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इन ऑर्गन की वो फॉर्म करती है विसरल पेरिटोनियम। तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है स्टमक की, पूरे जीआई ट्रैक्ट की क्या है, सिरोसा ही ना, इसलिए सिरोसा को विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। ओके, तो पेरिटोनियम की बात चल रही थी। पेरिटोनियम बेसिकली दो तरह की होती है, पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। ये दो लेयर्स हैं बेसिकली, जिसमें जो है इसकी सिंपल बहुत ही थिन लेयर्स होती हैं। और ये सिरोसा वाली जो विसरल पेरिटोनियम है ये तो सीरस फ्लूइड जो है सीक्रेट करती है, ठीक है, ताकि यहाँ पे ताकि ये जो है फ्लूइड फ्रिक्शन कम से कम हो, ये ऑर्गन जो है अपने जगह पे इंटैक्ट रहे। ओके, और ये जो विसरल पेरिटोनियम और सीरस ये पेरिटोनियल लेयर होती है, फोल्ड बना लेती हैं अलग अलग जगह पे ताकि इनको अटैचमेंट मिल जाए, लाइक यहाँ ऐसे ऐसे, तो इनको मिजेंट्री वगैरह बोलते हैं। तो पेरिटोनियम की बात करें, पैराइटल पेरिटोनियम दैट लाइंस द कैविटी एंड विसरल पेरिटोनियम दैट लाइंस द ऑर्गन व्हिच इज विद इन दैट कैविटी। ओके, आई होप you understand this. Okay, so if you are NCERT, like you want to stick to NCERT, then these lines are from NCERT. Completely from NCERT, and NCERT में बस इतना ही दे रखा है इसके बारे में, जीआई ट्रैक हिस्टोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनर मोस्ट लेयर जो लाइन कर रही है ल्यूमन को, उसको हम म्यूकोजा बोलते हैं, और वो जो है फोल्ड्स बनाती हैं, ऐसे स्टमक में रुगाए होती हैं, और बिलाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। ओके, आगे सेकंड लेयर इज सब म्यूकोजा, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हमने पढ़ा था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, जिसमें नर्व्स होती हैं, ब्लड और लिम्फ वेसल्स होती हैं। और ये हम जब पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन तो पढ़ेंगे कि ड्यूडेनम में ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम ब्रूनर्स ग्लैंड भी बोल देते हैं, या सिंपल सबम्यूकोजल ग्लैंड बोलते हैं। म्यूकस सीक्रेटिंग होते हैं ये सब, जब आगे जैसे जैसे एक एक ऑर्गन पढ़ेंगे तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देन इज मस्कुलरिस, मस्कुलरिस जो है वो स्मूथ मसल्स नहीं होता खाली बेसिकली, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो स्मूथ मसल लेके चलें, लेकिन मस्कुलरिस जो है वो वॉल्यूंटरी मसल या स्केलेटल मसल भी हो सकती है, जैसे कि हमारे फेरिंग्स में और इनिशियल पार्ट ऑफ द इसोफेगस में होती है। और इनर जो है वो सर्कुलर होती है, आउटर जो है लॉन्जिट्यूडनल होती है। और ऑब्लिक मसल लेयर सम ऑर्गन्स में कौन सा ऑर्गन है ये, स्टमक। स्टमक में 3 लेयर्स होती हैं मस्कुलरिस की, एक ऑब्लिक मसल लेयर एक्स्ट्रा होती है। और सिरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर है, थिन मेसोथीलियम। मेसोथीलियम क्या होता है, वहीं जो सिंपल स्केमस का ले बोला था ना कि ऐसे स्केमस एपिथेलियम होता है और बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये इसको बोलते हैं मेसोथीलियम। विसरल ऑर्गन्स का जो एपिथेलियम है उसके लिए वर्ड यूज किया मेसोथीलियम, विद सम कनेक्टिव टिश्यू, यही कनेक्टिव टिश्यू। ओके, और मेसोथीलियम क्या है, ये वाला जो स्केमस एपिथेलियम है इसी को मेसोथीलियम बोलते हैं। ओके, सो आई थिंक जीआई ट्रैक इज कंप्लीट नाउ। आगे बात करेंगे ऑर्गन्स की तरफ मूव करते हैं, फेरिंग्स के बारे में। ओके, बहुत छोटे छोटे हैं। फेरिंग्स क्या है, एक फनल लाइक ट्यूब है, फनल लाइक ऑर्गन कह लो, या इट इज अ ट्यूब जो कि सर्व करता है एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड, जैसे यहाँ से नाजल कैविटी, यहाँ से हवा जाएगी, ओके, इस रीजन में, और यहाँ से फूड है, फूड में जाएगा इस रीजन में। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिस नाजल कैविटी का ये जो रीजन है वहाँ से, जिसको हम नाजोफेरिंक्स कहते हैं, और वहाँ से लैरिंजोफेरिंक्स तक जाता है। लैरिंजोफेरिंक्स क्या बताते हैं, तो इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड। 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, देखो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। पहला है नाजोफेरिंक्स। नाजोफेरिंक्स क्या है, जो नाजल कैविटी की तरफ हो, पहला पार्ट है इसका। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ तक अभी फूड फूड आएगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ना, यहाँ तक जो रीजन है इसको नाजोफेरिंक्स कहते हैं, ऐसे लिखा हुआ है नाजो, सॉरी, तो ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है नाजोफेरिंक्स को। ओके, नाजोफेरिंक्स के बाद आता है ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स क्या है, जो खाने को रिसीव कर रहा है। फेरिंक्स का वो पार्ट है जो खाने को रिसीव कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा पार्ट जो है ये नाजो ओरोफेरिंक्स। और आगे आता है लैरिंजोफेरिंक्स, दैट इज द लास्ट पार्ट एंड इट एक्सटेंड्स अप टू लैरिंक्स।
वॉइस बॉक्स, उसके बाद क्या होता है, दो पार्टीशन हो जाते हैं। ओके, सो उसके बाद लैरिंग्स आता है। तो लैरिंग्स से पहले वाला जो फेरिंग्स का पार्ट है बिटवीन द ओरोफेरिंग्स एंड दैट ट्रैक लैरिंग्स, उसको हम लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। तो बेसिकली फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड, और इसके तीन पार्ट है, नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। जो नाजोफेरिंग्स है इसमें खाना नहीं आता है, तो इसका काम जो है डाइजेशन में नहीं होता, नो रोल इन डाइजेशन। तो किसमें रोल होगा इसका, ब्रीथिंग में, इन ब्रीथिंग। और ये जो ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स है, ये दोनों खाना इसमें ओरोफेरिंक्स में आता है, लैरिंजोफेरिंक्स में भी आ जाता है। ठीक है, लैरिंजोफेरिंक्स में क्या होता है, खाना वहीं से गुजर के तो फूड पाइप में जाएगा ना, तो ये दोनों जो है हेल्प्स इन बोथ डाइजेस्टिव डाइजेशन के प्रोसेस में भी और रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग में भी। ओके, सो ये था फेरिंक्स के बारे में, फेरिंक्स के तीन रीजन। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, जब फेरिंक्स जो है लैरिंजोफेरिंक्स में, ओके लेट मी टेल यू हियर, it is just to make you understand the concept of, yeah, so if this is the nasal cavity, oh okay, let us consider this is the food pipe. Okay, it will form two passages here. It is just a rough diagram to make you understand. Okay, so this is the pharynx. Okay, pharynx में भी अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहें, तो ये ऊपर का जो पार्ट है इसको हम नासोफेरिंक्स कह लेंगे, राइट। ये जो फेरिंक्स है जिसको हमने इंडिकेट किया है, ये ओरोफेरिंक्स, और ओरोफेरिंक्स के नीचे ये जो इसकी तरफ फेरिंक्स का पार्ट है यहाँ, व्हाट इज दिस, दिस इज द लैरिंक्स। इसके अराउंड जो ये पार्ट है सारा, इसको हम क्या बोलेंगे, लैरिंजो फेरिंक्स, राइट। अब ये जो नीचे जा रहा है ये तो हमारा इसोफेगस स्टार्ट हो गया, राइट। और यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। ओके, अब देखो जब खाना आएगा, ओके, ऐसे यहाँ से खाना आया तो खाने के पास दो रास्ते हो गए, वो जा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जा सकता है, और वो चाहे तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी जा सकता है। लेकिन हमको खाना कहाँ लेके जाना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए है। तो इसलिए इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे एक इस तरह से एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है, रुको, कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज एपिग्लॉटिस। ओके, ये क्या करता है, जब जैसे ओव्यूला का क्या काम था, यहाँ पे क्या था, ओव्यूला था ना, तो ओव्यूला क्या करता है, क्लोजेस द नेजल कैविटी ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ फूड। तो ये भी क्या करता है, जब खाना इस पे खाना आता है तो ये नीचे को ऐसे नीचे को हो जाता है, तो ये इसको ढक लेता है। ओके, नाउ द pathway of the this breathing system or respiratory system is closed, तो खाना कहाँ जाएगा, यहाँ 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 यहाँ। ओके, तो खाने को रेस्पिरेटरी या ट्रैकिया में जाने से रोकने के लिए जो स्ट्रक्चर जो है मदद करता है, वो होता है एपिग्लॉटिस कार्टिलेजिनियस फ्लैप दैट इज प्रेजेंट इन द लोअर रीजन ऑफ द लैरिंजोफैरिंक्स। ओके, with this we complete our pharynx. Yeah. आगे बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप है, ऐसे निकलती है लैरिंजोफैरिंक्स के बाद एक्सटेंड कहाँ कहाँ से होती है, ये लैरिंजोफैरिंक्स से लेके स्टमक, राइट।
और स्टमक, इसके बीच में जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस, राइट। सो इसोफेगस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड्स बिटवीन द लैरिंजोफैरिंक्स एंड स्टमक। ओके, ये क्या करती है, देखो ये जो ट्रैकिया है, रेस्पिरेटरी है, ये आगे की तरफ रहता है और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पीछे की तरफ रहता है। तो बेसिकली अगर आप सीधे सीधे से किसी को देखेंगे सामने से, तो जो पहली ट्यूब आपको दिखेगी ये जो है ये ट्रैकिया ही दिखेगी। ओके, ट्रैकिया। इसके पीछे अगर ऐसे इसके पीछे को होती है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है पोस्टीरियरली, विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। और डायफ्राम का ऐसा डायफ्राम होता है, इसको चीरती हुई जाती है यहाँ से ऐसे, और यहाँ से निकल के स्टमक को बना देती है, राइट। और लीड्स टू अ जे शेप्ड ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं स्टमक। एसोफेगस के बारे में अब 3 या 4 लेयर्स थी हमारे पास, राइट। तो सबसे पहले म्यूकोजा भी होता है इसमें, यस म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा सेम है। Okay, then what we have? We have mucosa, submucosa, then we have the muscularis, right? लेकिन इसमें सिरोसा जो है वो एब्सेंट होता है। सिरोसा एब्सेंट होता है, या फिर आप कह लें कि जो मेसोथेलियम की लेयर थी वो एब्सेंट होती है। ओके, सो मेसोथेलियम की लेयर एब्सेंट होने का मतलब क्या है कि जो सिरोसा की लेयर है उसमें सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे बताया था कि सिरोसा जैसी होती है, ऐसी होती है, ऊपर ऐसे सेल्स लगे होते हैं और नीचे ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा, अगर हम जीआई ट्रैक की बात करें, इसका जो आउटर लेयर है उसमें सिर्फ ऐसे ऐसे ये मस्कुलरिस आ गया, उसके ऊपर सिर्फ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, सो इसमें सिरोसा एब्सेंट होता है, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं एडवेंटिशिया। सो इन द इसोफेगस, इसोफेगस में बस यही याद रखना है कि इसोफेगस में जो सिरोसा है वो एब्सेंट है, सिरोसा की जगह एडवेंटिशिया जो बेसिकली सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू है, मेसोथेलियम इसमें एब्सेंट होता है। और ये जो हमारा ये ट्रैकिया होता है और जो इसोफेगस होता है, इनकी जो एक्सटर्नल सबसे बाहर की लेयर है वो एडवेंटिशिया, दोनों में ही एडवेंटिशिया होती है, ये दोनों मर्ज कर जाती है, मतलब दोनों चिपकी हुई होती हैं। इसीलिए तो बाहर की वो एक जैसे सेल्स होते हैं, तो सेल्स यहाँ भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो सेल्स क्या करते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू किसका, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ट्रैकिया का। ओके, और ये किसका था, ये था इसोफेगस का। अब अगर हमने यही हटा दिया तो वो दोनों कनेक्टिव टिश्यू कैसे हो जाएंगे, ऐसे, राइट। फिर ये जो आगे की लेयर्स होगी मस्कुलरिस इसकी, और वो मस्कुलरिस ट्रैकिया की। तो इसलिए जो ट्रैकिया और फूड पाइप होती हैं, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर, देयर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज क्या कह सकते हैं, दोनों आपस में बिल्कुल मर्ज हुई होती है। ओके, सो विद दिस आई थिंक टुडे वी कंप्लीट आवर टॉपिक हिस्टोलॉजी ऑफ जीआई ट्रैक्ट, pharynx and esophagus. In the next video we will do the next organs, and we will try to complete the structure of alimentary canal at least in the next video. Thank you very much. If you like the video, then please like, share and subscribe. Okay, thank you.